हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। इस सीरीज़ में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं जो साल भर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। और ये सीरीज़ आपको जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 में हेल्प करेगी। इफ़ यू वांट टू गेट पीडीएफ और नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय लेक्चर्स, यू हैव टू ज्वाइन बीपीएससी प्लेटफॉर्म ऑन टेलीग्राम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडिया नेपाल रिलेशंस को कवर करेंगे। साल भर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है क्योंकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट है और नेपाल ने अपना नया मैप रिलीज कर दिया है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू मेंस। देखो दोस्तों, न्यूज क्या है। न्यूज ये है दोस्तों कि लिपू लेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा जो कि इंडिया का टेरिटरी है, उसको नेपाल ने क्लेम किया है। नेपाल ने कैसे क्लेम किया, तो उन्होंने पार्लियामेंट के थ्रू एक अपना नया नक्शा पास करवाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे जोड़ लिया। बेसिकली इस एरिया का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं, ये एरिया जो है डिस्प्यूटेड है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप जूम्ड मैप देख सकते हैं। ये यहाँ पे लिम्पियाधुरा है, ये काला पानी का एरिया है और ये लिपू लेक पास है। देखो, इंडिया ने इस मैप को, जो ये मैप है, उसको यूनिलैटरल एक्ट बताया है और ये भी कहा कि नेपाल जो है वो अकेले ही बॉर्डर में चेंजेज कर रहा है। ये जो हिस्ट्री है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो इंडिया ने इसको प्रोटेस्ट किया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के बारे में। टोटल 1800 किलोमीटर्स का बॉर्डर है जो कि वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम से लगता है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में भी थोड़ा जान लो। 1950 में एक पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। उसमें क्या किया गया था कि दोनों देशों के बॉर्डर्स को ओपन कर दिया गया था दोनों देश के रेस्पेक्टिव सिटीजन्स के लिए। मतलब कि कोई इंडिया का सिटीजन नेपाल में जाकर जॉब कर सकता है बिना पासपोर्ट और वीज़ा के, और सेम नेपाल के सिटीजन के साथ इंडिया में भी ट्रीट होगा। तो ये किया गया था और इसके कारण क्या हुआ कि बहुत ही डीप पीपल टू पीपल कांटेक्ट बन गए। कहते हैं ना कि बेटी और रोटी का संबंध बन गया इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच में। देखो, अब डिस्प्यूट क्या है। डिस्प्यूट है दोस्तों, काला पानी, लिपू लेख और लिम्पियाधुरा तीनों उत्तराखंड राज्य में आते हैं और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ आते हैं। एक डिस्प्यूट और है, बहुत छोटा डिस्प्यूट है, सुस्ता को। इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सुस्ता जो है वो गंडक नदी के किनारे है। बेसिकली गंडक नदी जो है इंडिया और नेपाल का इंटरनेशनल बाउंड्री है, लेकिन ओवर द ईयर्स गंडक नदी ने अपना कोर्स बदला है, मतलब कि अपना फ्लोइंग पैटर्न बदला है। तो फ्लोइंग पैटर्न बदलने के कारण ये डिस्प्यूट खड़ा हो गया है, लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बात हो नहीं रही है। देखो, काला पानी, लिपू लेख और लिम्पियाधुरा जो है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। उसमें भी सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो काला पानी का एरिया है और टोटल 37,000 हेक्टेयर्स का ये एरिया है। अब देखो दोस्तों, नेपाल अपने क्लेम को वैलिडेट करने के लिए बार बार ट्रीटी ऑफ सुगौली का जिक्र करता है। तो ये ट्रीटी ऑफ सुगौली है क्या। देखो, ट्रीटी ऑफ सुगौली ये है, 1814 में ब्रिटिशर्स और नेपाल के जो राजा थे उनके बीच युद्ध होता है। और युद्ध में क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो है, क्योंकि उनके पास अच्छा वेपन है, उनके पास मॉडर्नाइज वेपन है, तो वो लोग युद्ध को लगभग जीतने के कगार पे आ जाते हैं। ऐसा में ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन होता है बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड किंगडम ऑफ नेपाल, जो कि 1816 में दोनों ने रेटिफाई कर दिया। इसमें यह था दोस्तों कि वेस्टर्न साइड में महाकाली रिवर को बाउंड्री माना जाएगा और ईस्टर्न साइड में मेची रिवर को बाउंड्री माना जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि उस समय उस इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो कोई कार्टोग्राफिक सर्वे होता नहीं था। अब देखो दोस्तों, सीधा लिख दिया गया था कि महाकाली रिवर वेस्टर्न में बाउंड्री और मेची रिवर ईस्टर्न में बाउंड्री। अब प्रॉब्लम देखो कहाँ आता है। देखो, ये है, मान लो ये है लिम्पियाधुरा और ये है काला पानी। अब देखो, आप जानते हो कि कोई भी नदी जो है उस वो एक जगह से नहीं निकलती, उसे कई सारे जो है ट्रिब्यूटरीज होते हैं, कई सारे स्ट्रीम्स होते हैं जो मिलकर एक नदी बनाती है। अब मान लो ये नदी है, इसके दो ट्रिब्यूटरीज है, ये काला पानी है। अब इंडिया कहता है कि देखो ये नदी जो है ना यहाँ से आ रही है, इसलिए ये टेरिटरी हमारा है, जबकि नेपाल कहता है नहीं जी, लिम्पियाधुरा से यहाँ से ये नदी आ रही है, इसलिए ये टेरिटरी हमारा है। और बेसिकली इसी टेरिटरी को लेकर दोनों के बीच डिस्प्यूट है। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया मानता है कि जो रिवर है वो काला पानी से निकलती है, जबकि नेपाल मानता है कि ये लिपू लेक पास के पास से निकलती है। अब देखो, इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा डीप है बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी। अब देखो, मैं हर एक एस्पेक्ट में इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को डिस्कस करूंगा। पहला, ट्रेड एंड इकॉनमी।
नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है और इवन इंडिया जो है सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर भी नेपाल में है। इसके अलावा अगर देखें दोस्तों तो आप जानते हैं कि इंडियन करेंसी आप नेपाल में चलता है, तो ट्रेडिंग जो है बहुत ही सीमलेस ट्रेडिंग है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करें तो आप जानते हैं कि एक MOU साइन हुआ है बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड नेपालीज गवर्नमेंट कि हम लोग जो है एक इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाएंगे फ्रॉम काठमांडू टू रक्सौल और रक्सौल से दिल्ली तक जोड़ेंगे, मतलब कि आप ट्रेन के थ्रू काठमांडू से सीधा दिल्ली आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडिया जो है इनलैंड वाटरवेज पर काम कर रहा है और इंडिया का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सागरमाथ विथ सागर को हम लोग लिंक करेंगे, मतलब कि माउंट एवरेस्ट से लेकर और सागर यानी इंडियन ओशियन तक हम लोग इनलैंड वाटरवेज के थ्रू एक ट्रांजिट सिस्टम बनाएंगे ताकि लॉजिस्टिक्स या फिर जो ट्रेड का जो गुड्स आता है वो सीमलेसली इंडिया में ट्रैवल हो सके, नेपाल तक जा सके। इसके अलावा आप जानते हैं दोस्तों कि नेपाल का जितना भी इंपोर्ट होता है वो सब इंडिया के थ्रू होता है, इंडिया के हुगली पोर्ट पर आता है और वहाँ से नेपाल में फिर बाई रोड जाता है। देखो डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात करें तो आप जानते हैं कि नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इंडिया ने कई बार पैसा दिया है और इवन कई बार लाइन ऑफ क्रेडिट भी ऑफर किया है। आप नेपाल जाओगे तो कई सारे ब्रिजेज या रोड्स जो है बॉर्डर के पास वो BRO कंस्ट्रक्ट करती है। तो डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात करें तो इंडिया ने कई बार नेपाल का हेल्प किया है। देखो कल्चरल टाइज बहुत ही डीप हैं दोस्तों। इवन आप जानते हैं कि 3 ट्विन सिटी बनाने का भी एक प्रपोजल है जिसमें काठमांडू और बनारसी को एक ट्विन सिटी बनाया जाएगा, लुम्बिनी और बोधगया को एक ट्विन सिटी और जनकपुर और अयोध्या को एक ट्विन सिटी। ट्विन सिटी बेसिकली आप देख सकते हैं कि काठमांडू और वाराणसी देखो दोनों रिलीजियस प्लेस है, दोनों जो है भगवान शंकर से रिलेटेड है। इस तरह से लुम्बिनी और बोधगया आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के लिए दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनकपुर और अयोध्या आप जानते हैं रामायण से रिलेटेड है। देखो इसके अलावा मल्टीलेटरल पार्टनरशिप की बात करें तो इंडिया और नेपाल जो है कई सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में साथ में काम करते हैं, जैसे बिम्स्टेक देख लें, BBIN, उसके अलावा सार्क, NAM, इसके अलावा भी कई सारे अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया और नेपाल साथ में काम कर रहा है। अगर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें दोस्तों तो इंडिया और नेपाल के जो डिफेंस पार्टनरशिप है बहुत ही ज़्यादा डीप है। आप जानते होंगे कई सारे नेपालीज लोग जो है इंडियन आर्मी को सर्व करते हैं और इवन इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने कई लोगों ने अपनी जान भी दी है, शहीद भी हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोरखा राइफल्स का लोगो। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही मशहूर कोट है बाई सर मोनिक शॉ। इन्होंने कहा था इफ़ अ मैन सेज ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग ही इज़ आइदर लाइंग और अ गोरखा। मतलब कि अगर एक आदमी कहता है उसे मरने से डर नहीं लगता, या तो वह झूठ बोल रहा है या वह गोरखा है। तो आप सोच सकते हैं कि गोरखा जो सैनिक है उन्होंने इंडिया के लिए कितना करेजियस काम किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोरखा रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी जो है वो हर साल यहाँ से रिक्रूटमेंट होता है और इसमें आधा रिक्रूटमेंट जो है हिल डिस्ट्रिक्ट से होता है नेपाल का। इसके अलावा दोस्तों 2011 से सूर्य किरण नाम से इंडिया नेपाल एक्सरसाइज भी कर रहा है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों इंडियन आर्मी चीफ को कुछ दिन पहले ही नेपाल में जनरल का रैंक दिया गया था ऑनर के तौर पे और वाइस वर्सा, मतलब कि नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं उनको भी एक ऑनरी रैंक दिया जाता है जनरल का इंडियन आर्मी में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल नरावने कन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल बाय नेपालीज आर्मी बाय प्रेसिडेंट भंडारी। तो आप यहाँ सोच सकते हैं दोस्तों कि दोनों के आर्मीज में, दोनों के मिलिट्री में कितना ज़्यादा डीप संबंध है। दोस्तों अब आप बोलोगे कि जब इंडिया और नेपाल के बीच में इतने अच्छे संबंध हैं तो फिर प्रॉब्लम आया क्यों, और अगर प्रॉब्लम आ गया तो सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है बहुत तेज़ी से। देखो कई सारे रीजन्स हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है चाइना फैक्टर। देखो कुछ दिन पहले तक नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी। नाउ वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है और अभी वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो देखो दोनों देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी तो एक तरह से दोनों का आइडियोलॉजी सेम। उसके अलावा नेपाल में चाइना ने कई सारे जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिया। अब देखो जहाँ से भी पैसा आएगा ऑब्वियस बात है आपको उसको फेवर तो देना पड़ेगा। चाइना ने ट्रांस हिमालयन रेलवे जो है वो नेपाल तक उसको एक्सटेंड करने का भी बात किया। देखो ट्रांस हिमालयन रेलवे है कि तिब्बत को है नेपाल के साथ जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि नेपाल को एक अल्टरनेटिव रूट मिल जाएगा। अगर इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब होते हैं तो नेपाल का इंपोर्ट जो है रुके ना तो वो चाइना के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इसके कारण क्या हुआ कि चाइना को थोड़ा लीवरेज मिल गया। अब देखो दोस्तों
चाइना हमेशा चाहता था कि कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट हमेशा बचा रहे। अब देखिए ये चाइनीज़ एम्बेसडर टू नेपाल हैं, हो यांगक्वी, नाम शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। हो यांगक्वी जो हैं इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल में। ऐसा कहा जाता है कि कई बार इन्होंने स्प्लिट को बचाया, मतलब कि जो प्रचंड दहल हैं और केपी शर्मा ओली हैं, दो फैक्शंस हैं, उनका स्प्लिट ना हो जाए इसको बचाने में बहुत ज़्यादा इनका क्रिटिकल रोल था। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा जब पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का घोषणा कर दिया केपी शर्मा ओली ने, तो इवन चाइना ने डिप्लोमेट्स का टीम भेज दिया नेपाल में ताकि इसको बचाया जा सके। क्योंकि देखो दोस्तों, चाइना के लिए बहुत ज़रूरी था कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बचे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एम्बेसडर रही थी जब तक कि कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट था। अभी तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि नेपाल हमेशा से इंडिया पर ये आरोप लगाता आया है कि इंडिया का बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड है। बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड कहने का मतलब इंडिया जो है नेपाल के इंटरनल इश्यूज में भी इंडिया उसको सजेशन देता है, तो ये भी एक इशू है। इसके अलावा दोस्तों नेपाल का इंटरनल पॉलिटिक्स देखो, जब वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो ज़्यादातर देखा गया है कि वो प्रो इंडिया होते हैं, मगर जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो वो एंटी इंडिया हो जाते हैं और प्रो चाइना हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। देखो इसके अलावा देखो रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई नॉर्मल लीडर बोले तो इससे रिलेशन ख़राब नहीं होते, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर खुद आकर और बहुत ही ख़राब रिमार्क्स दें तो इससे भी रिलेशंस ख़राब होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ओली ने कुछ दिन पहले कहा था कि इंडिया जो है, इंडिया का एम्बेसी टू काठमांडू वो कॉन्स्पिरेशन में इन्वॉल्व है ताकि इनको पावर से हटाया जाए। इसके अलावा इससे पहले इन्होंने कहा था कि रियल अयोध्या जो है वो इंडिया में नहीं बल्कि नेपाल में है और राम जी का जन्म थोरी में हुआ है जो कि नेपाल में है। देखो दोस्तों, आप ये कह सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आप अगर करेंट इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से सोचो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही अजीब सा अटपटा बयान दिया था कि इंडियन वायरस इज मोर डेंजरस देन एनी अदर वायरस, मतलब कि इंडिया से जो वायरस आ रहा है वो ज़्यादा डेडली है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इंडिया से कौन सा वायरस आया है। तो दोस्तों लास्ट में कंक्लूजन की बात करें तो देखो सिंपल सा कंक्लूजन है कि जॉइंट बाउंड्री डिमार्केशन कमेटी बनना चाहिए ताकि ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है ये खत्म होना चाहिए। दोस्तों इतने डीप रिलेशंस आप खराब नहीं कर सकते। देखो नेपाल इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दो रीजन्स है मेनली, पहला तो कि रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, आप कभी नहीं चाहते हो कि एक कंट्री जहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस हो वो खराब हो जाए उससे रिलेशन, और दूसरा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल है। अगर नेपाल चाइना से बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नेपाल के हो जाते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए भी नेपाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के लिए। देखो वे फॉरवर्ड क्या है, देखो वे फॉरवर्ड ये है दोस्तों कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी रिमार्क आए इंडिया को पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाते रहना है, मतलब कि पीपल टू पीपल टाइज जो है उसको कम नहीं करना है। कल्चरल कनेक्ट बना रहना चाहिए इंडिया और नेपाल के बीच में, क्योंकि देखो आज केपी शर्मा ओली जी हैं, कल शायद नहीं हो, कोई और गवर्नमेंट हो तो उनका मानो कि इंटरेस्ट हो कि इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन रहे, तो इसलिए भी इंडिया को इस पर ध्यान देना चाहिए कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बना रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हाइड्रो पावर, देखो नेपाल में एक ऐसा सेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा टैप नहीं किया गया, डेट इज हाइड्रो पावर। देखो नेपाल में बहुत सारी नदियां बहती हैं, इंडिया हाइड्रो पावर पर इन्वेस्ट करे नेपाल के अंदर और इंडिया उन्हीं से जो है बिजली खरीद ले, तो इससे नेपाल में एक तो इन्वेस्टमेंट आएगा, वहाँ जॉब्स आएंगे और ऊपर से क्या होगा कि उनको फॉरेन रिजर्व भी मिलेगा, तो इससे भी रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखो इंडिया को नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में बोलने से बचना चाहिए। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो जब केपी शर्मा ओली जी ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया तो नेपाल में चाइना ने तुरंत अपना एक डिप्लोमेट्स का टीम भेज दिया ताकि इसको रोका जा सके, लेकिन इंडिया चुप रहा। क्योंकि देखो ट्रू फ्रेंडशिप मतलब ये होता है कि आप किसी के इंटरनल इश्यूज पे बहुत ज़्यादा कमेंट ना करें। देखो दोस्तों इससे क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थ्रो लाइट ऑन द करंट बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। जो करंट बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल में उस पर आप अपना प्रकाश डालें, और वाई नेपाल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया, नेपाल जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों आप इसका आंसर लिखकर बीपीएससी प्लेटफॉर्म के ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हैं और एक दूसरे के आंसर्स को चेक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।